हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ टीचिंग ईवीएस पढ़ाते वक्त किन किन टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी, डिस्कशन, ग्रुप वर्क, रोल प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड विजिट और भी बहुत सारी हैं। तो शुरू करते हैं एक्टिविटी से। ये जो एक्टिविटी वाला है, हम ये वाला पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आपको हमारी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, लर्निंग थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें मैं अभी आपको बताऊंगी एक्टिविटी का सिर्फ स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी टेक्निक्स, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक्टिविटी से बच्चा फिज़िकली भी और साथ ही साथ मेंटली एक्टिव रहता है। तो ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ईवीएस टीचिंग में। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी टेक्निक्स। फर्स्ट स्टेप इज़ सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी। सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमें कोई भी एक्टिविटी को चूज़ करने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी एक्टिविटी चूज़ करते वक्त हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें होगा या नहीं, और बच्चे के एज लेवल के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी है या नहीं। जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हो, उस एक्टिविटी का मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल है, कहीं वो एक्सपेंसिव तो नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। एक्टिविटी कराते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक्टिविटी आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। आउट ऑफ द कंटेंट कोई भी एक्टिविटी आप ना कराओ। एक्टिविटी कराते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे। और साथ ही साथ कोई भी एक्टिविटी कराते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। कोई भी एक्टिविटी कराते वक्त उसमें क्या सामान ज़रूरत पड़ेगी, उसको कैसे चूज़ करना है। ठीक है, तो जो भी मटेरियल आप एक्टिविटी के लिए लो, वो ऐसा होना चाहिए जिसको बच्चे इजीली यूज़ कर सकें, और साथ ही साथ वो बच्चों को इजीली कहीं पे भी मिल जाए, मतलब इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, और ये भी हो कि वो लो कॉस्ट का हो या फिर ज़ीरो कॉस्ट। कई बार आपने देखा होगा काफ़ी एक्टिविटीज़ वेस्ट मटेरियल से भी कराई जाती हैं। तो कोशिश करा जाना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी के लिए मटेरियल यूज़ हो रहा है वो लो कॉस्ट का हो, और साथ ही साथ बच्चे उस मटेरियल से फेमिलियर हो। आपने देखा होगा कि कई बार हम कुछ ऐसा सामान बोल देते हैं जिसके बारे में बच्चों को पता भी नहीं होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट बी फेमिलियर अबाउट द मटेरियल। After the selection of activity and its material, the teacher has to arrange the activity with students. अब देखेंगे कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाना चाहिए। जब आप कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि डिसिप्लिन पूरी तरह से मेंटेन किया जाए। क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड कर दो सो दैट एक बच्चे ग्रुप्स में एक दूसरे से इंटरैक्ट हों, सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हों, और जो टीचर हो वो एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करे। अगर एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं तो आप ले सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटी हैं जैसे कि वाटर साइकिल, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और फ्लोटिंग एंड सिंगिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को करा सकते हो। ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, ये भी है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने वो वाली एक्टिविटी आपने भी करी होगी अपने टाइम पर। 2 कैंडल लेनी होती है, दोनों कैंडल को लाइट अप करना होता है, एंड देन एक दो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लेने होते हैं, एंड देन दोनों कैंडल्स को कवर कर देना होता है। एक कैंडल को आप पूरी तरह से कवर कर देते हो और एक कैंडल को बस थोड़ा सा कवर करते हो। तो उससे ये प्रूव हो जाता है कि कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसमें आप ये भी देखोगे कि ये एक्टिविटी बच्चे के कंटेंट से रिलेटेड है कि नहीं है। फिर आप इसमें अपना मटेरियल देखोगे कि क्या बच्चों के घर में कैंडल्स अवेलेबल होंगी, क्या बच्चों के घर में वो ग्लास अवेलेबल होगा। ठीक है, फिर आप ऑर्गेनाइज भी करोगे उसको, तो ये देखोगे कि ग्रुप में करवा सकते हो कि 2-3 बच्चे हैं वो उसको देख रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी टेक्निक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्टिविटी मेथड से बच्चों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी मेथड। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे जो भी नॉलेज गेन करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वी कैन से परमानेंट रहेगी। जो बच्चों को कॉन्सेप्ट की नॉलेज मिलेगी वो प्रैक्टिकली मिलेगी। जो स्टूडेंट्स रहेंगे और जो टीचर्स रहेंगे वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिस्कशन।
डिस्कशन का मतलब क्या होता है? डिस्कशन का मतलब होता है जिसमें आप अपने आइडियाज़, अपने कोई भी बात के पीछे रीजंस, लॉजिक्स को डिटेल्ड फॉर्म में डिस्कस करते हो, मतलब बात करते हो या बताते हो, ठीक है, एक्सचेंज करते हो। तो वी कैन से इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और रीजंस और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। डिस्कशन मेथड में क्या हो, डिस्कशन मेथड में ये होना चाहिए कि टीचर को बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो कोई ना, और उनको साथ ही साथ टॉपिक्स प्रोवाइड कराई जानी चाहिए कि बच्चे उस टॉपिक्स पर आपस में डिस्कस करें, अपने आइडियाज़, थॉट्स, अपने रीजंस, अपने व्यूज़ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, एक दूसरे को बताएं या कहो एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करें। डिस्कशन कराते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चों को एक फ्रीडम मिलनी चाहिए सो दैट बच्चे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें बिना किसी डर के, बिना किसी से हेसिटेशन के। डिस्कशन करने से पहले टीचर को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स डिसाइड करने चाहिए कि किन किन पर डिस्कशन सारे बच्चे इजीली कर पाएंगे। और क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ और ओपिनियंस। टीचर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब डिस्कशन क्लास में हो रहा है तो वो एक ट्रैक पे रहे, ठीक है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चले। यहाँ पे भी टीचर को एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करना चाहिए और साथ ही साथ एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए डिस्कशन के लिए ताकि बच्चे फेस टू फेस इंटरैक्ट कर सकें। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं बच्चे एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, इमेजिनेशन स्किल डेवलप होती है और साथ ही साथ वी कैन से डेवलप्स द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेशंस फॉर अदर्स व्यू। At last we can say it is useful in developing reflective and critical thinking among the students। अगर इसकी limitations की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कुछ ज़्यादा ही जो समझदार और एक्टिव बच्चे होंगे वो डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, और कई बार क्या होता है इसमें सारी टॉपिक्स आप कवर नहीं कर सकते और लोअर क्लासेस के लिए तो ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। और अगर ये इसकी प्लानिंग प्रॉपर ना की गई हो तो कहीं ना कहीं जो एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा डिस्कशन का कि ये डिस्कशन इस ऑब्जेक्टिव से किया जा रहा है वो अचीव नहीं होगा। और इसमें ये भी होता है कि स्किलफुल टीचर्स चाहिए होती हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए होती हैं और एक और लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो डिस्कशन के लिए क्या क्या टॉपिक ले सकते हैं, तो इसमें हम ले सकते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउस के ऊपर बच्चे डिस्कस कर सकते हैं कि कितने टाइप्स के हाउस होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किससे बने होते हैं, तो वो बच्चे बहुत सारे उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कि बदलते परिवार, फैमिली, ठीक है, और वाटर, एनवायरनमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बच्चे डिस्कस कर सकते हैं और जो ईवीएस के कंटेंट से भी रिलेट होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप वर्क। तो ग्रुप वर्क होता क्या है? ग्रुप वर्क इज़ अ काइंड ऑफ लर्निंग एक्टिविटी जिसमें बच्चे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कुछ ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें बच्चे अपने आप को एंगेज करते हैं और कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इस ग्रुप वर्क में ज़्यादातर होता क्या है, मेन थिंग इज़ बच्चों को, जो क्लासरूम होती है उसमें बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बच्चों का होता है। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो 2 टाइप के ग्रुप्स भी होते हैं, एक होता है होमोजीनियस ग्रुप और एक होता है हेट्रोजीनियस ग्रुप। जो होमोजीनियस ग्रुप होता है ना उसमें जो बच्चे होते हैं वो कैसे ग्रुपिंग होती है, सेम एबिलिटी की बच्चों की ग्रुपिंग होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस ग्रुप। और जिस ग्रुप में बच्चों की एबिलिटीज सेम नहीं होती हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, वेरिएबल होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप वर्क की तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का मतलब यही होता है कि बच्चों को फोकस करके पढ़ाया जाता है कि क्या बच्चों को फोकस किया जाता है इस अप्रोच में कि कौन से मेथड्स यूज़ करे जाने चाहिए, किन टीचिंग एड्स का यूज़ कराया जाने चाहिए बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जब बच्चे इंटरैक्ट करते हैं ग्रुप में तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना सीख जाते हैं। तो वी कैन से कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग होती है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने व्यूज़ को इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकें
साथ ही साथ वो दूसरों के ओपिनियंस को भी पॉजिटिव मैनर में एक्सेप्ट कर सकें। ग्रुप वर्क से बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए। टीचर का रोल होना चाहिए कि पहला वो काम बच्चों को ग्रुप में बांटे, दूसरा ये होना चाहिए कि वो सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करेगी, और साथ ही साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि जो भी जितने भी ग्रुप्स उन्होंने डिवाइड किए हैं उस ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक से सीख पा रहे हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर वहाँ पे जाके उनको गाइड करेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट जो बचे हैं रोल प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड विजिट, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।